दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान मध्य प्रदेश की सक्रिय भागीदारी रही, जो बता रही है कि एमपी अब वैश्विक नीतियों और साझेदारियों का भरोसेमंद भागीदार बन रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने हरित ऊर्जा, तकनीक, उद्योग और नवाचार को केंद्र में रखकर ये स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश की विकास रणनीति वैश्विक आर्थिक दिशा के अनुरूप है। वैश्विक बैंकों, ऊर्जा कंपनियों और टेक फर्म्स के साथ संवाद ने राज्य को उम्मीदों के क्षेत्र से निकालकर ठोस संभावनाओं के मंच पर खड़ा किया है। दावा है कि अब मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सीमाओं से आगे सोचते हुए विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रभावी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक नीतियों और साझेदारियों के केंद्र दावोस में मध्य प्रदेश ने ऊर्जा, उद्योग, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जापान बैंक, रिलायंस, IREDA और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों के साथ संवाद ने ये दिखाया है कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा और विनिर्माण में वैश्विक भरोसे का केंद्र बन रहा है। So I'm from Bhopal and I've been in the technology world for a very long time, and like me there are thousands and thousands of people who Madhya Pradesh generates every year. So that's one big edge. And of course Madhya Pradesh also is very strategically placed in India in terms of providing good connectivity, secure infrastructure and also a very nice quality of life. I feel that Madhya Pradesh is a little behind right now in terms of catching up to what states like Karnataka or Maharashtra or some of the other states have done in the IT space. But all the ingredients are right. I mean, today's meeting was very encouraging to say the least, and I do feel that there is a very quick catch up which Madhya Pradesh can do to make a mark. It was very good because the Madhya Pradesh is a very capable state from the perspectives of the new investment of renewable energy and other infrastructure and manufacturing and so on. That is very, very attractive for many Japanese potential investor, and the attractiveness of the operation in Madhya Pradesh to potential Japanese investor from now on. डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नीति स्पष्ट है। स्थिर प्रशासन, निवेश अनुकूल माहौल और दीर्घकालिक साझेदारी। इसी सोच के साथ दावोस में नवकरणीय ऊर्जा, बायो एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर ठोस चर्चा हुई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। पर्यटन और ब्रांडिंग के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने वैश्विक मंच पर अपने कदम बढ़ाए हैं। जियो स्टार और ब्लूमबर्ग मीडिया के साथ हुई चर्चाओं ने प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की संभावनाओं को और मजबूत किया। I am Srinivas, Business Chairman of International Airports and Energy of GMR Group. I have had a meeting with the team Madhya Pradesh. It is very positive. I think the team is completely charged up, and Madhya Pradesh surprisingly is trying to lead the pack in terms of innovating industries, and we are certainly looking positive. The meeting was fantastic. The team was very welcoming, very thorough. We were able to discuss what opportunities for collaboration may exist between my business and the region, including areas like contract research, contract manufacturing, the opportunity to take a close look at the crops that are most prominently produced in the region, make us really excited to explore what opportunities exist. तकनीक और नवाचार के मोर्चे पर मध्य प्रदेश ने AI, डेटा सेंटर, स्टार्टअप और उभरती डिजिटल तकनीकों में साझेदारी का संकेत दिया। टेक महिंद्रा, टच लैब, इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी और शीरू जैसे कंपनियों के साथ संवाद ने यह स्पष्ट किया कि राज्य अब वैश्विक टेक इकोसिस्टम का सक्रिय भागीदार बन रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लिए दावोस केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का अवसर बन रहा है। हरित ऊर्जा, रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार और सतत विकास, इन 4 स्तंभों पर मध्य प्रदेश की वैश्विक रणनीति आकार लेती दिखी। दावों से यह संदेश है कि राज्य अब उम्मीदों तक सीमित नहीं, बल्कि संभावनाओं को साझेदारी में बदलने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विश्व के साथ हम कदम, भविष्य की ओर सशक्त कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज हम इस बात पर करने वाले हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की उड़ान अब विदेशों में भी दिखाई देगी, क्योंकि दावोस में होने वाले इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ऐसे में क्या है संभावनाएं मध्य प्रदेश के लिए, किस तरीके की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश ये उड़ान भर रहा है, और क्या चुनौतियां ऐसे समय में उसके सामने अभी भी मुंह बाएं खड़ी हुई हैं, इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीता शरण सूर्यवंशी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं सचिन सक्सेना जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का हमें आर्थिक पक्ष, आर्थिक पहलू समझाएंगे अर्थशास्त्रीय शंकर कृष्णन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हम बार बार चर्चा करते रहे हैं कि पहले संभागीय स्तर पर सम्मेलन, वहाँ पर निवेश की संभावनाओं को टटोलना, फिर मध्य प्रदेश के स्तर पर प्रयास करना, उसके बाद देश के स्तर पर प्रयास करना, महानगर के स्तर पर प्रयास करना, और अब विदेशों तक इसकी उड़ान जो है वो दिखाई दे रही है, जिससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश निवेश के मामले में एक मजबूत पक्ष बनकर उभरेगा। क्या है इसकी पीछे की मजबूती, क्या इसके पीछे जो दावे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शंकर कृष्णन जी को, और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रयास जो जिले से, संभाग से, प्रदेश से होता हुआ देश के बाद विदेश पहुंच रहा है, इसके पीछे के मजबूती क्या है, जो बातें कही जा रही हैं वो क्या सही में धरातल पर उतर पा रही हैं। नमस्ते जी, आपने हमको मौका दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में एक चीज बताना चाहता हूं। अपने मुख्यमंत्री जी जब से शासन में आए हैं तब से उन्होंने अलग अलग जगह से पूरा अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश किया है। उसका बिल्कुल सफलता भी हुआ है उनका। आप उसमें देखेंगे करीबन 3 साल में अपन देखेंगे करीबन 25,600 करोड़ आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आया हुआ है, और करीबन 1,80,000 नई नौकरी मिली हुई है। और आज के तारीख में करीबन 21,000 करोड़ का जो प्रपोजल्स है वो पाइपलाइन में है। आप इसमें देखेंगे एमपी आईडीसी यानी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का रिपोर्ट के अनुसार करीबन 2,800 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट एक ही महीने में आया हुआ है। यानी ये आज तक का जो रिकॉर्ड आप देखेंगे इतना कहीं ना इतना इन्वेस्टमेंट कभी आया नहीं था एक ही महीने। उसमें आप देखेंगे प्रीतमपुर है, सागर है, धार है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपना डेवलपमेंट हुआ है। और उसमें आप एक पीएम मित्र मेगा टैक्स उसके अनुसार एक टेक्सटाइल पार्क धार में फुल्ली चालू हो गया है करीबन 20,000 करोड़ के आसपास में। उसके अलावा आप देखेंगे जो भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है जैसे महिंद्रा है या आपका टाटा है, सबका फैक्ट्री आइशर का है, सबका फैक्ट्री अपने मध्य प्रदेश में तो है ही है। उसका पूरा लाभ अपन उठा ही रहे हैं। और आप कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है मध्य प्रदेश में 3 साल में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ करके, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। उसके अनुसार आप देखेंगे इवन पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति का जो इनकम करके आप देखेंगे उसका भी करीबन 9 से 11% सालाना बढ़ावा हुआ है। यानी ये रिकॉर्ड के अनुसार पर कैपिटा 2023 में करीबन 1,28,000 था, आज के तारीख में ये हो गया 1,80,000 के आसपास। ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तो हुआ ही है सर। ठीक है, चलिए तो जो बातें कही जा रही हैं उसमें से काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, कुछ खामियां जरूर होंगी और उन चुनौतियों को पार करने की ज़रूरत भी है, लेकिन प्रयास काफ़ी अच्छे हुए हैं। और जब विदेशों में से भी निवेश आएगा तो मध्य प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। ऐसे में कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी की बयान और बाइट्स हमने सुनाई हैं, कांग्रेस का पक्ष भी समझ लेते हैं। सीता शरण जी, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रयास में सार्थकता है और कुछ स्थितियां, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, कुछ तो बनता हुआ, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। सीता शरण जी। तिवारी जी, मुझसे जी जी।
मुझसे अच्छा समस्त पैनल और चैनल को साधुवाद। तो आदरणीय तिवारी साहब, देखिए कि जिस तरीके से हम संभावनाएं व्यक्त करते ही आ रहे हैं, जीआईएस में ये 8 के बाद भी ये 9वीं जीआईएस भी हो चुकी है, और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो दावोस का एक बड़ा एक हाफ टाइप का मिलने तो जा रहा है, लेकिन इसमें भी अभी संभावनाएं ही तलाशी जा रही है। तो आपको बता दें कि अभी तक एक तो वो पुरानी फाइलें ही धूल खा रही है, और अभी आदरणीय जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट महोदय ने जो अभी व्यक्त किए हैं जो शब्द, मैं उन शब्दों का स्वागत करता हूं, लेकिन उनमें भी अभी संभावनाएं हैं। जैसे अभी क्लास 1 ऑफिसर्स कल उन्हें अर्धनग्न ने एक वो किया है, और इनको अभी उनकी आमद नहीं ली जा रही है। जो हायर एजुकेशन में क्लास 1 जो जिसे अपन एक श्रेणी फर्स्ट जो कहते हैं, और भी अन्य डिपार्टमेंटों में कि जो सिलेक्शन हो चुका है, जिनके एग्जाम्स हो गए, कम से कम उनकी आमद लेकर के उनको सेवाओं में ले लो कि 40 वर्ष के बाद भी अभी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं तिवारी साहब, कि अभी जी 7,500 कांस्टेबल की भर्तियां निकली मध्य प्रदेश में। ठीक है। और ये नाना प्रकार के आईटी हब, जैसे हमारा हैदराबाद में भी गूगल हब बना है, और वहां 100 करोड़ से एक प्रारंभ होता है। तो तिवारी साहब, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को 5.25 लाख करोड़ में जो कर्ज में हमारा डूबा हुआ है, ठीक है, और ये अभी संभावनाएं ही चलिए, संभावनाएं तो हमें खत्म नहीं होती, पूर्णता कभी नहीं आती, और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। मैं आऊंगा, आपकी टिप्पणी और आपकी बात समझ में आ गई है। इसका जवाब हम सचिन सक्सेना जी से लेंगे। सचिन जी, कांग्रेस कह रही है कि ये जो पूर्णता है वो अभी नहीं हुई है, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, और उस बनस्बत जो काम हुआ है या निवेश आया है वो काफ़ी कम आया है। मोहन जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट सीता शरण जी को और कृष्णन जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज इको हो रही मोहन जी, थोड़ा बिल्कुल, मैं उसको ठीक कराता हूँ, आप अपनी बात रखिए जल्दी। जी 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 जी। देखिए मोहन जी कह रहे हैं कि माननीय रूप से मध्य प्रदेश में निवेश आ सके, मध्य प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो सके, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हो सके, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और उसी दिशा में पहले जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पे, अब विदेश स्तर पे भी जाके निवेश की कहाँ संभावना है, कहाँ से निवेश के प्रस्ताव आ सकते हैं, माननीय मोहन यादव जी उस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। और वो सिर्फ कार्य नहीं कर रहे हैं, जब वो दुबई जाते हैं, जब वो स्पेन जाते हैं, जब वो ब्रिटेन और जर्मनी जाते हैं, वो जापान जाते हैं, तो वहां से निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, वहां से कंपनियां आती है, यहाँ पे निवेश करती है। जर्मनी की जब मैं बात करता हूँ, तो जर्मनी के ACEDS कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है, जो कि तकनीकी क्षेत्र में कार्य करती है, एक्सप्रेस शीट बनाती है, सौर ऊर्जा प्लांट का बनाती है, इसके अलावा नैनो इलेक्ट्रिकल्स वो बनाती है, पार्ट्स बनाती है। तो उस कंपनी ने भोपाल के पास आचारपुरा में निवेश किया, उसने उसका कार्य चालू कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बात नहीं हो रही है, सिर्फ दौरे नहीं हो रहे हैं, अपितु वो दौरे उस निवेश के माध्यम से कैसे मध्य प्रदेश की जमीन पर आके रोजगार के अवसर सृजित कर सके, उस दिशा में सतत रूप से कार्य हो रहा है। ठीक है, और ये दावोस में क्या, दावोस से क्या मिल पाएगा, क्या संभावनाएं हम रखें कि भाई दावोस जाने के बाद, आने के बाद क्या होगा? देखिए निश्चित रूप से दावोस जा रहे हैं, कोई भी कृष्णन जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, पहले सचिन जी की बात हो जाए। जी कृषि हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट हुई, इसके अलावा ऐसी संभावनाएं कि बहुतायत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी लैंड बैंक है, मध्य प्रदेश में बहुत सस्ते श्रम उपलब्ध है, मध्य प्रदेश की वो पूंजी जो कि कहीं ना कहीं उद्योग के लिए अनुकूल है,
ठीक है। उसका प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर हो सके और उस माध्यम से कहीं ना कहीं रोजगार उद्योग यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ सके, उस दिशा के लिए दावोस गए। और जब हम दावोस से माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तब हम इस बात को देखेंगे कि कितने निवेश प्रस्ताव वहां से आए हैं और कितने वो निश्चित रूप से धरातल पे क्रियान्वित होते हुए भी नजर आएंगे। चलिए ठीक है, तो काफ़ी उम्मीदों से भरे हुए हैं सरकार के प्रतिनिधि, बीजेपी के प्रतिनिधि, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम समझने की कोशिश करते हैं कृष्णन जी से। कृष्णन जी, कांग्रेस भी जो बातें कह रही है वो अनुपात में आकलन कर रही है, इतनी संभावनाएं हैं उसके बड़े सामने, इतने अनुपात में ही निवेश हो पाया है और वो भी निवेश कागजों में है। ये बातें जो आती है बार बार, इसके पीछे का जवाब क्या है? सर, आमतौर पे क्या होता है, कोई भी फॉरेन का कंपनी अपने देश में अपने कारोबार करने के लिए कई चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। यानी सबसे पहले आप देखेंगे 2 सेक्टर रहता है, एक बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कोई चीज बनाते हैं, दूसरा जो है सर्विस सेक्टर है, यानी जैसे कॉल सेंटर जैसे मान लीजिए जैसे सर्विस सेक्टर में क्या है, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी मान लीजिए उनको सामान एक जगह दूसरे जगह लेके जाना है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। वो एक ही चीज देखते हैं, जहां लेबर सस्ता मिल गया वो उनका फैक्ट्री वहां उनका जो ऑफिस वो शुरू कर देते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करके आते हैं, उनका मेनली उनका लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम, यानी एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने का प्रॉब्लम क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या इशू है, और रोड्स वगैरह कैसे बनी है, और कितना एयरपोर्ट्स प्रॉपरली काम कर रही है, ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखा जाता है। आप ये जो इन्होंने जो बोला था, कांग्रेस जो प्रवक्ता ने जो माननीय उन्होंने जो बोला था, पुराने जमाने में नहीं आया था, पहले इसी कारण से हो सकता नहीं आया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था। आज की तारीख में आप देखेंगे रोड्स हो, एयरपोर्ट हो, बाकी सब सुविधा है, लॉजिस्टिक, यानी आप देखेंगे हर जगह में आपका गोडाउन वगैरह बना हुआ है। उस वजह से क्या है, फॉरेनर्स आसानी से अपने देश में आके अपने फैक्ट्री जरूर लगाते हैं। आप मंडीदीप में देखिए, कई फैक्ट्री ऐसे हैं मंडीदीप में, फॉरेन का फैक्ट्री है, करीबन 10-15 फॉरेन का फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है, और उन लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उनका कोई इश्यू नहीं है। और अभी जो मुख्यमंत्री जी वहां जो दावोस गए हैं, उनका एक्सपेक्टेशन है कम से कम 30 या 35 हजार करोड़ ठीक है का निवेश यहाँ आने की संभावना है। संभावना है, इसका मतलब क्या होता है, कई चीज पेपर में रह जाती है, और उसमें एक और चीज भी रहता है, सरकार का जो नियम पॉलिसीज जो है कंफर्टेबल हो तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। आज के तारीख में आप देखेंगे सिंगल विंडो कंसेप्ट भी शुरू हो गया, और फाइनेंस करने के लिए कई बैंक्स भी तैयार रहते हैं। इस वजह से इस बार का जो दावोस का मीटिंग की वजह से मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा पैसे मिलेगा, और अपने मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास होगा, ये हमारा उम्मीद है। ठीक है, चलिए, संभावनाएं काफ़ी हैं, पर समय के साथ, धैर्य के साथ इन चीज़ों के लिए इंतज़ार भी करना होता है। सीतासरण जी, कांग्रेस कुछ ऐसे पॉइंट आउट क्यों नहीं करती चीज़ों को? क्योंकि सरकार तो दावे करेगी, उम्मीदें बताएगी, संभावनाएं दिखाएगी, जनता को लग रहा है कि काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें हो सकती हैं। कांग्रेस कुछ पॉइंट आउट करके खास चीज़ों को क्यों नहीं बता पाती कि यहाँ पर खामियां हैं या ये चीज़ नहीं हो पाई? उसमें कांग्रेस पीछे है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं तिवारी साहब, देखिए कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं है। इनके जो जितने GIS हैं इस इवेंट बनकर ही रह गए हैं, और जिस तरीके से जनता के पैसे की जो बर्बादी हुई है अभी तक, कि 8 GIS माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हुए, वो फाइलें धूल खा रही हैं। अभी हमारा जो नौवा है मध्य प्रदेश का, और वो बेरोजगारी से इतना जबरदस्त जूझ रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से जो अभी मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टर को भरोसा ही नहीं बचा है, और वो छोड़ कर जा रहे हैं और गए हैं। ये आपको भी मालूम है, आप सबके मीडिया के माध्यम से। तीसरी बात, और ये जो आउट ऑफ कंट्री से जो ये दिया जा रहा है कि संभावनाएं, अभी तक संभावनाएं ही तराशी जा रही हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में इतना कर्ज होने के साथ साथ केंद्र से जो अभी 44,000 करोड़ आना था, आप केवल 4,000 करोड़ लेकर आ पाए हैं। तो ये दोनों तरफ से कमर टूट रही है इस मध्य प्रदेश में हमारी जनता और हमारे प्रदेश की। अब दावोस के माध्यम से आप बड़े बड़े सपने, तो बहुत संभावनाएं, GIS भी हुए हैं, बड़ी बड़ी संभावनाएं, जैसे आदरणीय हमारे एक्सपर्ट महोदय ने 1,80,000 करोड़ का जो जिस तरीके जो प्रोजेक्ट आए हैं,
लेकिन वो संभावनाएं ही अभी तक 22 वर्ष में तराशी जा रही हैं ठीक और है। धरातल पर कुछ भी नहीं है तिवारी साहब। तो ठीक है। ये कांग्रेस का जिस तरीके से जो पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन उस पर अमल ये सत्ताधारी सरकार ने 22 वर्ष से केवल जनता के पैसे की बर्बादी ही की है। ठीक है। तो अगर ये संभावनाएं हैं तो हम उस पर भरोसा रखते हैं और ठीक। भरोसा हम लोगों ने किया है अभी तक। ठीक है, भरोसा रखते हैं, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रयास आप क्या कर रहे हैं, कितने कार्यक्रम होगा, इससे ज्यादा रिजल्ट पर बात होती है और यही कांग्रेस बार बार पूछ रही है। सक्सेना जी, देखिए, संभावना कैसे हकीकत में वास्तविकता में बदलती है उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। माननीय शंकर कृष्णन जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 10 कंपनियां से ज्यादा तो ऐसी है जो मंडी द्वीप पे ऑलरेडी बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रही है। ACEDS का मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अभी नवंबर 25 का मैं बता रहा हूँ, 6 कंपनियां हैं जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आचारपुर में करा, भोपाल के पास में। ठीक है। अब मैं बताता हूँ संभावना कैसे परिवर्तित होती है। 33,70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, 12,72,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सिर्फ उद्योग विभाग में, 889 मामले जिसमें 401 मामलों में भूमि आवंटन हो चुका, उनको LOA जारी हो चुका है। 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव जो धरातल पे क्रियान्वित हो चुका, उस पर कार्य चल रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है मालूम मोहन जी? क्योंकि क्या है, प्रदेश में उद्योग नीति जो है वो बहुत सरल है और उद्योग के अनुकूल वातावरण है। ठीक है। हम जब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो कदम दर कदम चलते चलते आज हम प्रथम पायदान पे आके मध्य प्रदेश खड़ा हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमारे स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में छोटे उद्योग जो चलाने के 30 दिन के अंदर आप अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हो। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश ने लागू करी है। नीति तो बेहतर बनी है सीतारमण जी, जल्दी जल्दी। 22 ऐसी स्वीकृतियां हैं जिसको कि आपको इजीली जिसको कहीं ना कहीं पास किया जा सकता है, अप्रूवल मिल सकता है। सीतारमण जी, सस्ती बिजली उपलब्ध है, सस्ता लॉजिस्टिक उपलब्ध है। सीतारमण जी, आवाज आ रही है? 1 लाख जवाब मिल गया आपको? हमारे पास तो लैंड बैंक उपलब्ध है। सीतारमण जी, चलिए कुछ कह रहे हैं क्या? ये मैं कंटिन्यू करूं अपनी बात? ठीक है, ये देखिए, जी पूरी चीजें गिनवा दी उन्होंने सक्सेना जी ने। जी तिवारी साहब, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं जल्दी। कि आप देखिए, अभी जो आउटसोर्स जो कंपनियां हैं, केवल सौराष्ट्र और विदर्भ, केवल गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नौयुवा को अभी RTO डिपार्टमेंट के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कंपनी बदल दी गई। तो जो बेचारे और हमारे मध्य प्रदेश के जो कंप्यूटर ऑपरेटर या जो वर्कर्स थे, उनको सबको हटा दिया गया है क्योंकि वो कंपनी दूसरी आ गई है। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है कि विदर्भ और सौराष्ट्र वहां की कंपनियां आ करके अपनी मर्जी से, तो आउटसोर्स में भी नहीं मिल पा रहा है। अभी एक छोटा सा और एक 2 सेकंड का कि 7,500 कांस्टेबल की भर्तियां निकली, तो 18,500 इंजीनियर्स ने उस कांस्टेबल की भर्ती में फॉर्म भरा, 8,500 इंजीनियर्स ने भरा और 3,500 PhD होल्डर्स हैं, उनने कांस्टेबल की भर्ती में। ये प्रदेश की हालत है आदरणीय तिवारी साहब। चलिए, निवेश और जो सरकारी नौकरी है वो अलग अलग चीजें हैं, और सरकारी नौकरी का एक चार्म तो है, हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी पाए, इसलिए आवेदन आ जाते हैं। लेकिन निवेश के जरिए रोजगार की कमी भी नहीं है। हम एक फाइनल कमेंट लेते हैं शंकर कृष्णन जी से। शंकर कृष्णन जी, ये बार बार तर्क दिया जाता है कि बेरोजगारी तो है, निवेश हो रहा है, तो क्या फायदा हुआ फिर? अपन आमतौर पे अभी अपन बात कर रहे थे, इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं हुआ है। आप 23-24 में देखेंगे करीबन 2,49,000 MSME था, और 24-25 में करीबन 2,30,000 MSME शुरू हुई है। और अब देखेंगे वुमेन एंटरप्राइज करीबन 136% बढ़ा हुआ है। लेडीज, SC/ST उनका जो है वो है, उसका मेन कारण यही है। नंबर 1, अपने स्टेट में सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो कंसेप्ट है, यानी एक ही जगह से सब काम हो जाता है, और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिल जाती है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना गया है, यानी एक जगह में, जैसे आप भोपाल के आसपास में एक पूरा IT पार्क बना हुआ है, जैसे धार के आसपास टेक्सटाइल्स के लिए बना हुआ है, उस टाइप का अलग अलग ग्रुप पर बना हुआ है, उसका फायदा मुझे मिल जाता है। और उसके अलावा अपने मध्य प्रदेश में लैंड सपोर्ट, यानी जमीन सस्ते में उनको दिया जाता है, उस वजह से लोगों को जॉब क्रिएशन हो जाती है। टेक्नोलॉजी और जो नया कंपनी बन रही है उनके लिए ये आदेश दिया जाता है, कम से कम
60-70% रिक्रूटमेंट जो लोकल वालों को कराना है, यानी बाहर से लोग लेके नहीं आना है। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट तो जरूर मिला है, रोड्स वगैरह अच्छी बनी हुई है, एयरपोर्ट बनी हुई है। बेरोजगारी दर कम क्यों नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है जी। ये बेरोजगारी दर को लेकर तर्क देते हैं बार बार, क्या कम होगी क्या निवेश आने से? मैं जवाब सर, आज के तारीख में जो कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं उनको अपने आप काम करने के लिए करना तो बहुत मौका मिल जाता है। वो व्यक्ति यही चाहेगा मैं सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी तो लिमिटेड रहता है, उसका मतलब उसमें लिमिटेड लोगों को तो मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। और आपको नहीं तो नंबर 1 आप प्राइवेट कंपनी में जाइए, नहीं तो आप अपने आप बिजनेस करने की कोशिश करिए। सरकार तो आपको सपोर्ट करने का हमेशा तैयार रहता है। जी सक्सेना जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जल्दी सक्सेना जी। मैं यही जोड़ना चाह रहा हूँ इस बात में कि कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करना जानती है। हमेशा कहती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, देश में मध्य प्रदेश सबसे बेरोजगार प्रदेश है, ये हमेशा बोलती है। लेकिन अभी मैं अपने मित्र से पूछूंगा कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या है, तो इसका जवाब दे पाएगी सीतारमण जी? क्या बेरोजगारी दर कभी मध्य प्रदेश की आज? अरे बिल्कुल दे पाएंगे। मध्य प्रदेश का जो बेरोजगारी का रेट है पूरे इंडिया में 29 राज्यों में सबसे गड़बड़ है, सबसे कम है। अब आप बताइए क्या ग्रोथ है? आपने 22 वर्ष में आप बताइए, तो फिर मैं बोलता हूँ आदरणीय तिवारी जी, इनसे पूछ लीजिए इनका क्या ग्रोथ है, तो मैं बताता हूँ क्या परसेंटेज, कितनी नौकरियां दी है। देखो मैं भोपाल जिले से शुरू करता हूँ। भोपाल जिले में केवल ये 46 नौकरियां भोपाल जिले में रोजगार से ITI से बुलाई, केवल 46 नौकरियां ये दे पाए हैं। बताइए, सचिन जी से पूछ लीजिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.6% है, चलिए देश में सबसे कम है, जो चुनौती के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए सारे क्षेत्रों में काम एक साथ होता है तो संभावनाएं बढ़ती है। संभावनाओं का मध्य प्रदेश है और हम उम्मीद करते हैं कि दावोस में भी जो हमें रिस्पांस मिल रहा है उससे मध्य प्रदेश के विकास में गति मिलेगी। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष की जो चिंता है वो भी अपनी जगह है, उस सबको ध्यान में रखकर काम करने की ज़रूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ शंकर कृष्णन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सक्सेना जी थे, उनका धन्यवाद। और सीतारमण जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।